नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज खास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़कर गहराई से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा अध्याय नंबर 6, पुनर्गठन का काल। तो देखिए, हम इसको लाइन टू लाइन अच्छी तरह से समझ चुके हैं। हमने एक एक शब्द इसका समझा है। यदि आपके पास समय है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको सामाजिक विज्ञान की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ मैंने एक एक पार्ट करके उसको 3-4 पार्ट आपके बने हैं और कंप्लीट लेसन एक एक लाइन एक एक शब्द आपको अच्छी तरह से समझाया हुआ है, ताकि आपका कोई भी फैक्ट न छूटे। उसके बाद आपकी डिमांड आई थी कि सर वन शॉट करवा दीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं वन शॉट के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, क्योंकि आपका 3 घंटे का लेसन जब हम 1 घंटे में पढ़ते हैं ना, तो कोई ना कोई पॉइंट छूट जाता है। लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर वन शॉट करवा दीजिए, वन शॉट करवा दीजिए। तो मैंने अध्याय के माध्यम से ही मैं आपको वन शॉट करवाऊंगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट इसमें कवर हो जाए और आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में न छूटे और आपका लेसन भी कवर हो जाए। जब मैंने इसके नोट्स बनाने चाहे ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट आ गए और मैंने सोचा कि आपका कुछ न कुछ टॉपिक छूट सकता हो सकता है कि एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि उस टीचर ने ये पढ़ा था, ये फैक्ट मैं नहीं दूंगा अभी। हो सकता है कि कोई टीचर आपका 15 मिनट में लेक्चर करवा दे और हो सकता है कि उसने जो करवाया उसी में आ जाए। वो आपकी किस्मत है। लेकिन मैं किस्मत के भरोसे नहीं रहने वाला। हम मेहनत करने वाले हैं और हम उसी प्रकार से लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप अंडरलाइन कर दूंगा मैं, ताकि आप उसको थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। बस आपको यही अंतर है। यदि आपके पास समय है तो आप लाइन टू लाइन जरूर पढ़े। तो चलिए, ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे नोट्स की आवश्यकता होगी ना, तो उन लेक्चरों को मैं नोट्स के माध्यम से भी आपको कवर करवा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा लेसन है पुनर्गठन का काल, अध्याय नंबर 6। तो सबसे पहले आपको दे रखा जगदीश चंद्र बोस का एक वक्तव्य आपको दे रखा। उन्होंने कहा है कि सतत जीवन परंपरा और नवजीवन की एक अद्भुत शक्ति के कारण भी। तो इसने कहा कि जो लगातार जीवंत परंपरा है और नवजीवन, मतलब कि लगातार जीवन इस धरती पे रहा है अभी। ठीक है, ये नहीं कि जीवन धरती पे समाप्त हो गया। तो इसको धरती की एक शक्ति बताया गया कि लगातार जो आपका मानव जीवन है उस धरती पर चलता रहा है और धरती की इसी शक्ति के कारण क्या हुआ है कि भूमि ने असंख्य परिवर्तनों के माध्यम से स्वयं को समायोजित किया है। मतलब इसने बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं और एक परिवर्तन आज हम देखने वाले हैं, वो है आपका मौर्य जब साम्राज्य था आपका, जो हम पिछले अध्याय में पढ़ के आए हैं। उसके राजा पूरी तरह कमजोर हो गए और लास्ट राजा की हत्या कर दी जाती है और फिर आपके छोटे छोटे बहुत सारे राज्य भारत में उत्पन्न होते हैं। तो वही परिवर्तन आज हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के बाद कौन कौन से साम्राज्य भारतीय भूमि पर स्वतंत्र रूप से उन्होंने शासन किया अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। क्वेश्चन आंसर के लिए भी आपको अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है और जो क्लास 7 की ही यदि आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आपको एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 7 नाम से यूट्यूब चैनल सर्च करना है और उस चैनल पे वैसे वीडियो नहीं मिलेंगे आपको। प्लेलिस्ट में जब जाएंगे ना, तो आपके सभी विषयों की प्लेलिस्ट वहां पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि आपका 185 सामान्य संवत पूर्व हुई। ठीक है, कि जिसको आप ईसा पूर्व भी बोलते हैं। तो उसमें क्या हुआ था, एक इंपॉर्टेंट घटना जो आपको याद रखनी है। मेन मेन इंपॉर्टेंट घटनाएं और इंपॉर्टेंट बातें ही पढ़ते चलेंगे, ताकि आपका कोई पॉइंट न छूटे। यदि आपको स्पीड थोड़ी सी स्लो लग रही है तो आप यूट्यूब की सेटिंग में जाके वहां पे प्लेबैक सेटिंग में आप जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की हत्या लगभग 185 सामान्य संवत पूर्व उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई थी। तो यहाँ से हुआ था मौर्य साम्राज्य का अंत भी। कहाँ से हुआ था? जब मौर्य साम्राज्य का जो लास्ट शासक था, मैं नाम भी आपको बता देता हूँ, नाम था उसका वरदरथ। उसकी हत्या किसने कर दी? उसी के जो सेनापति था आपका पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी गई थी भी। और यही घटना मौर्य साम्राज्य के विघटन का कारण बनी भी। विघटन मतलब उसके टूटने का कारण, समाप्ति का कारण बनी। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है कि सम्राट अशोक के लगभग आधी शताब्दी मतलब अशोक था आपका, अशोक की आधी शताब्दी मतलब 50 वर्षों के बाद ही क्या हुआ, साम्राज्य का विघटन हो गया था। उसका साम्राज्य लगभग लगभग आपका समाप्त हो गया था। इस घटना के उपरांत भी, इस घटना के बाद क्या हुआ था कि
जो कि अनेक राज्य उभरे भाई इस उपमहाद्वीप में आपको पता है कौन कौन से आपके राज्य आज के देश आते थे, जैसे पाकिस्तान है आपका, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान, ये सारे भारतीय उपमहाद्वीप के थे। तो इस महाद्वीप में बहुत से राज्य उभरे जो पहले मौर्य साम्राज्य के अधीनता में शासन कर रहे थे। तो हम मान लेते कि ये मौर्य साम्राज्य था, ठीक है। तो ये जो राज्य थे, मैं बना देता हूँ, ये राज्य क्या थे, सारे मौर्य साम्राज्य के अधीन थे। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, जब आपका मेन राजा की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, ये सारे ना कहते हम किसी के अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम सारे क्या हैं, आजाद है, हमारा खुद का राष्ट्र है। और ये क्या करने लगे, अपने अपने राजा जो राज्य था ना साम्राज्य, उसकी राज्य, साम्राज्य नहीं कहेंगे, साम्राज्य आपका बहुत बड़ा होता है, हम यहाँ राज्य कहेंगे भी, अपने अपने राज्य की सीमाओं को ये बढ़ाने लगे भी। और जो खास करना ये बात आपको, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र दुर्बल हो गया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप पर बाहरी आक्रमणों के लिए असुरक्षित हो गया भी। और खासकर उत्तर पश्चिम भारत कौन सा, जो आपका पाकिस्तान का लगता है एरिया ना, तो वो वाला एरिया क्या हो गया, कमजोर हो गया। अब भारत पे जो विदेशी आक्रमण भी होंगे, क्योंकि पहले तो आपका मौर्य साम्राज्य था जो बहुत आपका राजा थे उसके बहुत ज्यादा काबिल थे, और जो भी आपके उत्तर पश्चिम से इतने ज्यादा आक्रमण नहीं होने दिए। लेकिन मौर्य साम्राज्य के बाद जो उत्तर पश्चिम का भारत था वो क्या हो गया, आपका कमजोर हो गया, वहां के जो राजा थे वो कमजोर थे, और बाहरी आक्रमण भी अब भारत पर होंगे भी। इतनी चीज क्लियर। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है, इसको पुनर्गठन का काल क्यों कहा जाता है, ये चीज आपके लिए ध्यान देने योग्य रहेगी। आपके क्वेश्चन भी आएगा कि इसको पुनर्गठन का काल क्यों कहा जाता है भी, अगर अध्याय का नाम है तो जरूर इस बात में कुछ न कोई खास बात होगी, तो हम उसको अब अच्छी तरह से समझते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार यह काल पुनर्गठन का युग कहलाता है भी, क्योंकि यहां से भी इस काल में पूर्ववर्ती क्षेत्रों में पुनर्गठन कर नवीन राज्यों का निर्माण हुआ था भी। किसका, नवीन नए राज्यों का निर्माण हुआ था, इसलिए इसको पुनर्गठन का काल कहा जाता है। यदि आप ये डेफिनेशन भी याद रखेंगे तो भी आपके लिए पर्याप्त होगी भी। जो निरंतर मतलब लगातार सत्ता की आकांक्षा में एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे थे, वे एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, किसी न किसी तरीके से अपने राज्य को वो बढ़ा रहे थे भी। इस युग में भारत का मानचित्र विशेष रूप से परिवर्तित हुआ और जन सामान्य का जीवन भी। तो इसने कहा कि जो भारत का जो मानचित्र था ना वो भी परिवर्तित हुआ और जन सामान्य का जीवन भी। अब आप इस बात को समझेंगे हम कि किस प्रकार से भारत का मानचित्र है वो परिवर्तित हुआ। तो ये भारत का मैं एक प्रकार से मैप बना देता हूँ, इस प्रकार से ऊपर का ये पूरा ही कवर हो जाएगा। तो पहले यदि हमें भारत का मैप बनाना होता तो हम क्या करते कि यहाँ पे सब पे क्या था, आपका मौर्य वंश का शासन था इस हिस्से पे। हो गया भारत का मैप, इतना ही आपको बनाना था कि मौर्य साम्राज्य पूरे भारत पे शासन कर रहा था। लेकिन अब मौर्य साम्राज्य के बाद, मौर्य वंश के बाद क्या हुआ, यहाँ आपके बहुत सारे छोटे छोटे क्या आगे राज्य आगे। यदि आपको मौर्य साम्राज्य के बाद भारत का मैप बनाना होता तो आपको यहाँ अलग अलग राज्य दिखाने पड़ते, यहाँ किसका राज्य है यहाँ पे, इस प्रकार का मैप आपको बनाना पड़ता। और साथ साथ लोगों का जीवन भी सामान्य जो जीवन था वो भी परिवर्तित हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की जो नीतियां थी वो अलग थी, उनके रूल अलग थे राज्य शासन करने की। और जो नए नए राज्य आए ना, इनके जो आपके नीतियां थी वो अलग अलग थी, इसलिए सामान्य जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। तो ये पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट था, पूरी तरह समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। तो चलिए भी एक बार रिवाइज करा दें। क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा है कि 185 ईसा पूर्व क्या हुआ कि आपका मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वरदरथ, उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया कि उसकी हत्या कर दी। और फिर क्या हुआ, भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य उभरे जो पहले मौर्य वंश के अधीन थे। हाँ सर, यहाँ चीज तक हमें ये चीज पूरी तरह से समझ में आ गई भी। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए भारत का मैप, यदि आपको पहले मैप बनाना पड़ता ना, यहाँ पे पूरे हिस्से पे क्या था, मौर्य वंश का शासक था। अब आपको दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे कुषाण शासक करने थे, यहाँ पे शक का शासक था जिनको इंडो सीथियन, ठीक है, आपका इंडो ग्रीक था, आपका सुंग का शासन यहाँ पे आ गया, यहाँ सातवाहन और यहाँ पे चेदी। तो ये सुंग वंश है ना, यहाँ पे आपको पता है कि पाटलिपुत्र है। यहाँ पे क्या है कि जो मौर्य वंश की राजधानी थी क्या थी, वो पाटलिपुत्र थी। आप कहेंगे इस एरिया में थी सर, सोन नदी है आपकी यहाँ पे, आपकी गंगा नदी के आसपास वाले क्षेत्र में। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो ये सूंग था ना, पुष्यमित्र सूंग, आपको याद आ गया होगा, उसी ने तो क्या थी, वरदरथ की हत्या की थी। तो उसका शासन तो आपका यहीं पर रहेगा भी, सूंग वंश का तो यहीं पर रहेगा, पाटलिपुत्र में उसने किया। लेकिन इसका राज्य क्या था, इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि जो राज्य था पूरा मौर्य साम्राज्य छोटे छोटे भागों में बट गया था। यहाँ तक चीज हमें सर पूरी स्टोरी समझ में आ गई, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। जहाँ पे डाउट होगा वहां पे बोल देना सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई। और यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो
हमारा चैनल फिलहाल छोटा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज आपको क्लास कैसी लगी हुई। तो चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अब नए राज्य क्या कर रहे थे? क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। नए नए राज्य थे वो क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे एक दूसरे से कब्जा करने के लिए। साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ वो युद्धों के माध्यम से ही क्या कर रहे थे कि अपने राज्य को बढ़ा रहे थे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीका भी निकाला। क्या कि आपस में वैवाहिक गठबंधन कर लिया। भी क्या कर लिया? वैवाहिक गठबंधन भी। अपने राज्य की जो राजकुमारी थी उसका दूसरे राज्य के राजकुमार के साथ विवाह कर लिया, ताकि वो सुरक्षित रहे, एक दूसरे पे हमला न करे और दूसरे राज्य से जीत भी इसके दोनों मिल जाएंगे आपस में। उनमें वैवाहिक संबंध बन गए, मतलब रिश्तेदारी होगी, दोनों मित्र बन गए, दूसरे राज्य से भी इस प्रकार से वो जीत सकते थे। ये भी उन्होंने तरीका अपनाया भी। अब हम देखते हैं कि यह आपके पूरे पाठ का सार है भी। तो कौन कौन से आपके शासन किया मौर्य वंश के बाद? तो जो आपका था उप महाद्वीप में स्थित राजवंश, जो भारतीय जो पहले थे, ये थे आपके शुंग वंश हम पढ़ चुके, चेदी वंश हम पढ़ेंगे, सातवाहन, चेल, चोर, पांडे। और जो विदेशी आए थे वो कौन आए थे? इंडो ग्रीक आए थे, शक आए थे, कुषाण आए थे। ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बारे में आपको पढ़ना है। और 9 के बारे में पढ़ने के बाद आपको 1 2 महत्वपूर्ण राज्य याद रखना है इनका, बस आपका काम बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम पढ़ते हैं पहले आपको, अगर उपमहाद्वीप में स्थित राजवंश कौन से थे, तो आपका चोल, चेर, पांडे, ये तो तीन आपको याद रह जाएंगे। सातवाहन, चेदी और शुंग, और ये तीन विदेशी थे भी, इंडो ग्रीक, शक और कुषाण। हम देखेंगे कहाँ से आए थे, किस प्रकार से इन्होंने भारत पर शासन किया, वो चीज आपको देखनी है भी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शुंगों का उत्कर्ष भी। तो शुंगों ने, आपने पता है कि राज्य कहाँ पर किया था, ये चीज मुझे बता दीजिए सर। ये तो हमें पता है कि शुंग वनराज की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और उसने उत्तर एवं मध्य भारत के कुछ भागों पर शासन किया भी। और उन्होंने सबसे शक्तिशाली बताया आपको कि इस समय हम क्या है, मौर्य वंश के बाद सबसे शक्तिशाली स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ नामक वैदिक अनुष्ठान किया। कि जो पुष्यमित्र शुंग था ना, उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अभी अश्वमेध यज्ञ आपने रामायण में पढ़ा होगा कि भगवान राम ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था कि एक घोड़ा छोड़ा जाता था कि जहां तक ये जाएगा वो राज्य आपका, हमारा सैनिक भी उसके साथ होते थे भी। जो राज्य उसको रोकता था राजा कि हम नहीं जाने देंगे, अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसको क्या था कि जिसने अश्वमेध करवाया है उसके साथ युद्ध करना पड़ता था अभी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये राजा है, इसने, यहाँ के राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवा दिया अभी। ठीक है, तो घोड़े को लेकर सैनिक जा रहे हैं, इस राजा ने क्या किया, घोड़े को गुजरने दिया। तो इसका मतलब इस राजा ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ये घोड़ा लेके और आगे गए, यह राजा कहा कि मैं आपको घोड़े को नहीं जाने दूंगा। तब ये कहा, क्या कहा इसने कि इसको इसके साथ युद्ध करना पड़ता था भाई। आ गया आपको बात समझ में भी? तो ये चीज थी भी। तो इन्होंने लगभग एक शताब्दी ही इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। अभी 100 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, ज्यादा इन्होंने शासन नहीं किया। और इसने क्या किया, उनका छोटा था एक काम इन्होंने रखा भी, ग्रीकों के साथ कुछ सैनिक अभियानों के मैत्रीपूर्ण संबंध अच्छे रहे। इन्होंने विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रखा था भारत को, इतने ज्यादा विदेशी आक्रमण नहीं रहे। और जो आपके ग्रीक थे ना, जो आपके ग्रीक विदेशी आए थे, उनके साथ थोड़ी बहुत आपकी इनके छोटे मोटे युद्ध भी हुए, लेकिन इतने ज्यादा युद्ध नहीं हुए। आपका ठीक ठाक इन्होंने अपना समय गुजार लिया और 100 वर्षों तक इन्होंने शासन किया भी। और इस काल की खास बात है भी, पुष्यमित्र शुंग वाले की खास बात है कि जैसा कि आपने पढ़ा कि जो मौर्य वंश था ना, उसमें बौद्ध धर्म आपका बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया। जो हमारा वैदिक धर्म है, सनातन धर्म, उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो गया था अभी। लेकिन इसमें दोबारा काल हुआ अभी, वैदिक अनुष्ठान और प्रथाओं का पुनरुत्थान हुआ, परंतु साथ ही अन्य दर्शनों और मतों का भी व्यापक प्रसार हुआ इस सभी राजाओं में भी। एक चीज आप ध्यान रखना कि जो राजा स्वयं का धर्म मानता था तो मानता ही था, लेकिन उन्होंने दूसरों के साथ भी अत्याचार नहीं किया। दूसरे जो सभी धर्म थे साथ साथ फल फूल रहे, जो भी मत थे भी, बौद्ध था आपका, जैन था, सनातन था, जो सारे मत क्या थे, फल फूल रहे थे। किसी भी राजा ने किसी स्पेशल धर्म को टारगेट नहीं किया, सभी में एक खास बात थी भी। ये बात आप सभी के लिए एक कॉमन बात याद कर सकते हैं भी। ठीक है, इस साल के बारे में पूछे ना, धार्मिक नीति क्या थी भी, उसने जिस धर्म को मानता है उसका तो प्रचार करेगा ही करेगा, लेकिन उसने क्या किया, दूसरों को भी संरक्षण प्राप्त किया, दूसरों के ऊपर भी अत्याचार नहीं किया भी। हर राजा के बारे में आप ये कॉमन बात लिख सकते हैं। ये सौम्य यज्ञ के बारे में बताया आपको भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक योग सूत्र के बारे में, योग सूत्र इस काल में, इसी काल के दौरान क्या था, पतंजलि ने क्या लिखी थी, योग सूत्र लिखी थी। इस चीज को आप नोट कर ले भी। ठीक है, शुंगों ने साहित्य कला और वास्तुकला को संरक्षण किया। और आपसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनेगा वो आपका ये है कि बरहुत स्तूप,
मध्य प्रदेश में है, जो आपका शुंगकालीन कला का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसका मूल निर्माण किसने किया था? सम्राट अशोक के काल में हुआ था। अभी निर्माण किसने किया था? अशोक के काल में हुआ था। लेकिन शुंगों ने इसमें अत्यंत सुंदर वेदिकाएं तथा महात्मा बुद्ध के जीवन की कथाओं को दर्शाते हुए उत्कीर्ण शिल्प जोड़े। ये बौद्ध कला के प्रारंभिक उदाहरणों में गिने जाते हैं। भी जो बरहुत स्तूप है उसका निर्माण किसके काल में हुआ? अशोक के काल में। तो शुंगों ने क्या किया था? शुंगों ने इसमें वेदिकाएं मतलब सीढ़ियां जोड़ी थी और महात्मा बुद्ध के जीवन की कथाओं को दर्शाते हुए इस पर चित्र बनवाए थे। ये आप फैक्ट याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए भी। तो ये देखिए, ये आपकी वेदिकाएं सीढ़ियां थी और ये आपके महात्मा बुद्ध से जुड़े, आपको महात्मा बुद्ध की फोटो दिख रही, ये चित्र इन्होंने क्या करवाए थे? इसमें अंकित करवाए थे भी। ये चीज क्लियर आपको? कला में शुंगों का योगदान भी। तो ये आपके देखिए यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रीक योद्धा को दर्शाता हुआ स्तंभ, ये 4-5 आपको फोटोज दे रखी, इस फोटो को पढ़ लेना, देख लेना एक बार अपनी बुक में। वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है भी। अब हम बात करते हैं शुंगों के बारे में। आपको इतनी बात याद करनी है शुंगों के बारे में। एक बात क्या, शुंगों का जो आपका शुरुआत की किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की, जो आपका मौर्य वंश का अंतिम राजा था वर्धरथ, उसको मार कर के भी 100 वर्षों तक शासन किया। इसके दौरान में वैदिक जो आपकी रीति रिवाज थी दोबारा से उत्थान हुआ। फिर उन्होंने जो आपका बरहुत स्तूप था उसका क्या करवाया? उसमें वेदिकाएं और महात्मा बुद्ध से जुड़ी आपकी जोड़ी उन्होंने अपने राज्य को बचाए रखा विदेशी आक्रमण से। उनका शासन राज्य क्या था? छोटा था। ये आपको 2-4 बातें याद रखनी। और एक आपकी पतंजलि की योग सूत्र का क्या था? इसी काल में उन्होंने इसको लिखा था भी। अब हम सातवाहन भी। तो उपलब्ध सीमित साक्ष्यों के, उपलब्ध मतलब सीमित साक्ष्य है हमारे पास, ये नहीं कि उनका बहुत बड़ा इतिहास है भी। उनके बारे में हमारे पास जानकारियां सीमित है सातवाहन के लिए भी। ठीक है, संभवतः सातवाहन भी सम्मिलित थे। शुंगों ने अपने पड़ोसी प्रदेशों के साथ अनेक युद्ध लड़े भी। शुंग वंश था तो पड़ोस, आप पता है कि प्रत्येक राज्य इस काल में, प्रत्येक जो राजा था वो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध लड़ रहा था, क्योंकि वो अपने शासन को, राज्य को बढ़ाना चाहता था, अपने राज्य के क्षेत्र को। ठीक है, तो उसका जो पड़ोसी छात्र शासन था वो कौन था? सातवाहन था भी, जिन्होंने दूसरी शताब्दी से, यहाँ आपको ध्यान में रखना है भी, इन्होंने शासन कहाँ किया? दूसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से दक्षिण में, दक्षिण के विरुद्ध भूभाग पर शासन किया भी। दक्कन के विस्तृत भी, दक्षिण में, दक्कन आपका दक्षिण हो गया ना भारत, ऐसा उसके बीच में क्या आपका दक्कन क्षेत्र, उसको हम बोलते हैं, शासन किया था। शुंग साम्राज्य के दक्षिण में स्थित इस शक्तिशाली वंश को कभी कभी आंध्र के रूप में भी जाना जाता था भी। इनको आंध्र सातवाहन कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है भी। ये क्या है आपका? जो आपका इस प्रकार से देखिए, ये आपका क्या था? आप कहेंगे सर यहाँ तो शुंग राजवंश था भी, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र इन्होंने बनाई भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके दक्षिण में क्या था? ये आपका सातवाहन वाला एरिया था। अब बताइए, इसका पड़ोसी होगा, इसके साथ युद्ध भी लड़ेगा, और इनको आंध्र सातवाहन भी कहा जाता था। सर सारी चीजें हमें यहाँ तक समझ में आ रही, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं भी। जो इनका क्षेत्र कहाँ तक था अभी? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र के प्रदेशों में विस्तृत था। भिन्न भिन्न समय पर इनकी राजधानियां अनेक रही, जिसमें से आपको 2 राजधानियां इनकी मेन इंपॉर्टेंट याद रखनी है। शुंग की तो कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। लेकिन जो आपके आंध्र सातवाहन है उसकी 2 राजधानियां थी आपकी, एक अमरावती और प्रतिष्ठान भी। क्या थी? अमरावती और प्रतिष्ठान। आपको मेन रूप से याद रखनी है कि आपसे कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सातवाहनों की राजधानी क्या थी, या फिर आंध्र सातवाहनों की राजधानी क्या थी। दोनों एक ही बात है भी। तो इनकी राजधानी क्या थी? अमरावती और प्रतिष्ठान थी भी। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसके साम्राज्य व्यापार और वाणिज्य बहुत ज्यादा फल फूला था, मतलब व्यापार बहुत अच्छा करते थे ये आपका सातवाहन भी। और सातवाहन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के आपके बहुत अधिक भाग में मिलते हैं, भारत के बहुत ज्यादा विशेष क्षेत्र में मिलते हैं। तो वो कहाँ कहाँ इनके सिक्के मिलते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। गुजरात से लेके आंध्र प्रदेश तक, अर्थात पश्चिमी एवं पूर्वी समुद्री तटों से प्राप्त हुए हैं। वास्तव में अनेक चित्रों पर जहाज के चित्र अंकित है भी। जो आपके सिक्के हैं ना, तो वहां क्या है आपके, उस पर जहाज के चित्र अंकित है, इस प्रकार से देखिए भी। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि एक तो उन्हें जहाज के बारे में काफी अच्छी जानकारी थी भी, तो हो सकता है कि उनके काल में जहाजों का निर्माण हुआ हो। और वो इससे पता चलता है कि अगर समुद्र से अगर उनका व्यापार था तो विदेशों से भी वो क्या करते थे? व्यापार करते थे। कौन? सातवाहन भी। समुद्री व्यापार कालीन आर्थिक जीवन एक महत्वपूर्ण अंग। यहाँ दिए गए एक चित्र पर जहाज की बनावट से पता चलता है कि जहाज निर्माण और नौ परिवहन की तकनीक अत्यधिक उन्नत थी किसके? आपके सातवाहन काल में। चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं।
कृष्णा नदी घाटियां आपको पता है कि कृषि फुलपुरी थी, सारी चीज इसमें बेहतरीन थी भी। ठीक है, व्यापार करते थे, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद करनी है सातवाहनों के बारे में भी। और पुणे के पास नाना घाट गुफाएं भी, पुणे के पास क्या है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो नाने घाट गुफाएं जो एक प्रमुख व्यापार मार्ग के निकट स्थल है, इसका उपयोग व्यापार कर और पथकर संग्रहण और व्यापारियों के लिए विश्राम स्थल के रूप में किया जाता था। यहाँ पे मतलब एक ये मान लीजिए एक चौकी थी भी, यहाँ पे टैक्स वगैरह ये इकट्ठा करते थे। ठीक है, और विश्राम भी कर लेते थे, यात्री भी टैक्स भी दे देते थे। तो ये आपकी याद रखनी है कि नाने घाट गुफाएं कहाँ आपकी, पुणे के पास है भी। चीजें क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आपका सातवाहन काल में इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, आपके प्रश्न भी पूछा गया है कि वो किस आपके जो राजवंश था उसके जो शासक थे अपने नाम में अपनी माता का नाम लगाते नाम का यूज करते थे, तो वो थे आपके सातवाहन या अंदर सातवाहन भी। तो उनके राजाओं के नाम देखिए भी उनकी माताओं के नाम पे रखे जाते थे भी। उदाहरण के लिए तो उनके कुछ एक दो राजाओं के नाम दे रखे, गौतमी पुत्र सातकर्णी उनकी माता गौतमी बलसरी के नाम पर रखा गया था भी। जो आपका सातकर्णी राजा था आपका सातवाहन, तो उनकी माता का नाम क्या था, गौतमी था भी। क्या था, गौतमी। तो गौतमी बलसरी था और उनके नाम पर उसका राजा का नाम रखा गया गौतमी पुत्र सातकर्णी भी। गौतमी बलसरी एक शक्तिशाली रानी थी जिन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान दी थी भी। यहाँ से आपको याद है किसने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान दी थी, वो गौतमी बलसरी दी थी भी। और नासिक में एक महत्वपूर्ण शिलालेख उत्कीर्ण करवाया जो राज्य में उनके प्रभाव को दर्शाता है भी। ये चीज भी ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका नासिक में एक जो शिलालेख है ना उत्कीर्ण करवाया था, शिलालेख लिखवाया था, वो किसने लिखवाया था, वो आपका गौतमी बलसरी ने लिखवाया था, जो किसकी थी, सातकर्णी की माता थी। अब क्या उसकी माता का नाम क्यों लगाया भी, किस चीज से क्या हमें दिखाई देता है, ये दिखाई देता है कि वहां पे महिला जो रानी थी उनका बहुत ज्यादा प्रभाव था भी, उनके सम्मान के प्रति भी दिखाता है कि वो कितना महत्व देते थे भी। चीजें क्लियर। हाँ सर, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। और ये फैक्ट आपको दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि नासिक में जो एक महत्वपूर्ण शिलालेख है ना, तो वो क्या है कि जो आपकी सातकर्णी की माता थी गौतमी बलसरी, उसने था कौन सा, नासिक वाला भी। कौन सा, नासिक में एक शिलालेख है भी। और एक है आपका पुणे में भी, जो आपका पुणे में आपको पता क्या था, नाने घाट की गुफाएं थी, तो वहां पर महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। यह एक सातवाहन विधवा रानी पे केंद्रित है भी। विधवा रानी का कहाँ मिला है, नाने घाट के पास, आपका कहाँ पर, पुणे में भी। तो यहाँ से आपको याद रह जाएगा कि जो आपकी विधवा हो जाती है ना, कई बार वो अपने मायके चली जाती है, मायके में कौन मिलेंगे, नाना नानी। तो आपको याद रह जाएगा कि जो नाने घाट है आपका गुफाओं के पास किसका, विधवा रानी का विलेख है। और नासिक में किसका, गौतमी बलसरी का विलेख है भी। उसमें उन्होंने कहा कि अश्वमेघ यज्ञ सहित अनेक वैदिक अनुष्ठान किए भी। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि उसने क्या किए थे, आपके अश्वमेघ यज्ञ और भी आपके वैदिक अनुष्ठान किए थे। वैदिक अनुष्ठान मतलब जो आपके धार्मिक क्रियाएं थी वैदिक काल की, वो उन्होंने की थी भी। यहाँ पे कुछ देवताओं के नाम दिए गए जिनकी वो पूजा करते थे, इंद्र चंद्र और सूर्य जैसे। इन्होंने बहुत सी चीजें दान में दी थी भी। चीजें क्लियर, यहाँ तक दो अभिलेख आपको हो गए। पुणे वाला कौन सा, पुणे में जो नाने घाट की गुफाओं के पास है वो आपका विधवा रानी का है। और जो आपका नासिक में आपका शिलालेख पाया गया वो किसका है, वो सर गौतमी बलसरी का है। ये हमें याद हो चुका है भी। कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में है। और इसमें कुछ अंक भी है भी, ये अभिलेख है ना ब्राह्मी लिपि में कुछ अंक है जो आज के अंकों के मिलते जुलते। एक को इस प्रकार, दो को इस प्रकार, तीन को आपका, चार आपका हो गया, तीन के बारे में नहीं है, छह के बारे में। ये देखिए सात तो मिलता है बिल्कुल आज के समय के जैसा, 10 नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, सात तो आपका मिलता है ना। हाँ सर, सात मिलता है अभी। तो इसने कहा ये अंक अंकित आपको दिए गए हैं भी। जो सातवाहन किसके उपासक थे, यहाँ पर भी चीज आ जाएगी भी। यहाँ पे सातवाहन किसके उपासक थे, वासुदेव के उपासक थे भी। सातवाहन भी किसके उपासक थे, वासुदेव के उपासक थे भी। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अगर ये वासुदेव के उपासक थे तो जो इनका जो धर्म था सिर्फ उसने वासुदेव के जो उपासक थे उनको ही संरक्षण नहीं दिया, इसके साथ साथ बाकियों का भी ध्यान रखा कि जो बौद्ध धर्म भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि प्रदान की, जिससे अध्याय और साधना में संलग्न रह सके। उन्होंने बाकी जो आपके मत को फॉलो करते थे, उसको मानते थे दूसरे धर्मों को, उनको भी इन्होंने भूमि दान दी ताकि वो अपनी साधना करते रहे भी। तो मैंने आपको ये पहले बता दिया कि जो भी इस काल में राजा होंगे वो अपने को तो अपना जो इसे धर्म को मानते हैं उसको तो बढ़ावा देंगे देंगे, साथ के दूसरों को भी वो क्या पूरी तरह से आजादी देते हैं भी। आप भी उनका भी ध्यान रखा, उनको भी संरक्षण दिया भी।
तो सातवाहन के बारे में आपको चीजें याद हो जाएंगी। ये है आपकी कार्ले गुफाएं भी, महाराष्ट्र में लोनावाला के पास है भी, याद रखना आपको कार्ले गुफाएं। अब तक आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है सर नाना घाट की गुफाएं भी, वो कहाँ है आपकी, सातवाहनों में शासन का योगदान दिया था भाई, कार्ले की गुफाएं में भी क्या है इनका योगदान है भी। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। तो ये चीजें आपको यहाँ तक क्लियर होगी। तो इसमें स्तंभ और मध्य एक स्तूप की पत्थर की प्रकृति में संपूर्ण निर्माण चट्टानी पहाड़ी को काटकर बनाई कार्ले की गुफा है ना। तो ये जो संपूर्ण है, ये आपको एक पत्थर को काटकर बनाया गया है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी भी। और ये आपकी महाराष्ट्र में पीतलखोरा की, महाराष्ट्र में क्या पीतलखोरा की गुफाएं, गुफाओं के स्थान पूछ लेता है कि पीतलखोरा की गुफाएं कहाँ है, आपकी कार्ले की गुफाएं कहाँ है, तो ये सब कहाँ आपकी महाराष्ट्र में है भी। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, यहाँ से फैक्ट कौन समझाएगा आपको भी। तो ये चीजें आपको इसलिए कराऊं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं से भी, किसी प्रकार का कोई डाउट आपको न रहे भी। तीसरी शताब्दी सामान्य संवत में भी छोटे छोटे राज्य में विखंडित हो गया, और कई कारण थे, और सबका सब मेन कारण था सातवाहन का अंत होने का, कि जो उनका केंद्रीय था ना, केंद्रीय शासन की विफलता भी, जो उनका मेन राजा था वो अपने साम्राज्य पे दबदबा बना के नहीं रख पाया, और उनके राज्य का विखंडन हो गया भी। धीरे धीरे वो तो आर्थिक पतन भी हो गया, जो उनकी आर्थिक नीतियां थी कमजोर हो गया, कर वगैरह राजकोष वगैरह समाप्त हो गया था, राज्य में बहुत ज्यादा आपकी गरीबी वगैरह आ गई थी। तो इससे क्षेत्रीय शक्तियों को अपनी सत्ता स्थापित करने या पुनः प्रतिष्ठित करने का अवसर मिला, और नए नए राज्यों का फिर उदय हुआ भी। आपने सातवाहन के बारे में पढ़ लिया। सातवाहन के बारे में क्या पढ़ा सर, दो तो अभिलेख हमने पढ़ा, एक नासिक वाला अभिलेख जो गौतमी बलसरी का था, और एक आपका पुणे के नाने घाट के पास जो विधवा रानी का अभिलेख था, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ठीक है, ये आपके नौका में परिवहन में बिल्कुल अच्छे थे, विदेशों के साथ व्यापार करते थे, इनका सुंगों के साथ भी क्या था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, लेकिन इतना बड़ा युद्ध कोई नहीं हुआ था अभी। इनके जो कई राजाओं के नाम अपनी माँ के नाम पर लिखे गए, जो उनमें क्या है, उनकी माताओं के प्रभाव को दिखाते हैं भी, कि उनकी माता जो रानियां थी उनका कितना ज्यादा प्रभाव था शासन में भी। तो ये चीज क्लियर। अब हम चेदियों का आक्रमण भी, ठीक है, तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, जो कलिंग का युद्ध था ना, तो इसी पे क्या हुआ, एक राजवंश उभरा भी, और उस वो था आपका चेदी राजवंश भी, क्या था, कलिंग वाली जगह पे राज था किसका, चेदियों का। ठीक है, तो उसका एक महान राजा आपको पढ़ना है, और उसका महान राजा कौन था आपका, खारवेल भी। क्या था आपका, खारवेल था। महान राजा कौन था चेदियों का, सर वो खारवेल था भी। वे जैन दर्शन के अनुयायी थे भी, ये आप इंपॉर्टेंट टर्म रखना है याद आपको, कि जो आपके खारवेल था ना, चेदी वंश वाले क्या थे, जैन के अनुयायी थे। जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा पुष्यमित्र शुंग, सर वो तो वैदिक धर्म वाले थे। उसके बाद सातवाहन आया, सातवाहन किसके थे सर, वो वासुदेव के उपासक थे, और ये किसके, जैन के भी। उन्होंने कभी कभी भिक्षु राजा कहा जाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है भी। क्या कहा जाता है उनको, भिक्षु राजा कहता कहता है, और वे सभी मतों का सम्मान करते थे भी। और भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं भी जैन मुनियों के लिए बनाई गई थी, तो ये उन्होंने इस सब ये योगदान है भी। ठीक है, आपको ये कहाँ है, भुवनेश्वर के सिर्फ खंडगिरी, आपकी उदयगिरी की गुफाएं हैं, ये क्या है आपकी, जैनों के लिए बनवाई थी, किसने, खारवेल ने भी। किसने, खारवेल ने, चेदी वंश के राजा थे आपके खारवेल भी। और इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद नहीं करना है, और ये देखिए आपको डायग्राम दिए गए, उदयगिरी की गुफाएं, आथी गुफा अभिलेख। ठीक है, आथी गुफा अभिलेख हम पढ़ेंगे, तो ये देखिए आपका भी, ये है आपकी उदयगिरी खंडगिरी की गुफा है, जो भुवनेश्वर के निकट है, सर हमें दिख गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आथी गुफा मिले, उदयगिरी की एक प्रमुख गुफा आथी गुफा में अभिलेख है भी। अभिलेख आपको सारे याद करने हैं। तो आथी गुफा अभिलेख कहाँ है, वो आपका उदयगिरी की गुफाओं में, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। यह अभिलेख राजा खारवेल के ये किसके बारे में बताता है, राजा खारवेल के बारे में। सीधा पूछ लेगा, आथी गुफा अभिलेख है ना, वो किसके बारे में बताता है, वो राजा खारवेल के बारे में बताता है, जो चेदी राजवंश से संबंधित है। विजयी अभियानों को लेकर जन कल्याण के कार्यों तक बताता है भी। और वहां पे एक चीज आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आएगा, कि उसने 100 प्रदेशों से भी मुनि एवं ऋषियों की परिषद की स्थापना का गौरवपूर्ण उल्लेख किया है भी। उससे पता चलता है आपका आर्थिक गुफा अभिलेख से, जो आपका उदयगिरी की गुफाओं में, कि इसने 100 प्रदेशों के ऋषि मुनियों की एक समिति बनाई थी, परिषद बनाई थी भी। ठीक है, और उसने क्या किया है सर, और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है भी आपका।
ठीक है। और यहाँ पे एक बार क्या हमें पुनः पाते हैं कि नरेश ने सभी धर्मों मतों को संरक्षण प्रदान गौर का अनुभव करता था। यह वही आधारभूत तत्व जिसे हम भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि कहते हैं। भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि क्या है कि जिसमें जो भारत के जो राजा हुए ना, उन्होंने क्या किया, सभी धर्मों का सम्मान किया भी। ठीक है। अब खुद को मानते थे उसको तो किया ही किया, साथ में जो अन्य मत थे उनको भी उन्होंने संरक्षण प्रदान किया, उनको कर से मुक्त कर दिया, उनको भूमि दी। तो इसको कहा जाता है भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि हमें कहते हैं भी। चीजें क्लियर आपको? कोई डाउट नहीं इसमें? अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके इसको पूछ सकते हैं अभी। दक्षिण में साम्राज्य और जनजीवन, तो अब हम पढ़ चुके हैं उत्तर भारत के 3 मेन राज्य। सर कौन कौन से हमने पढ़ लिए? सर हमने शुंग वंश पढ़ लिया, हमने सातवाहन पढ़ लिया, और आपका हमने चेदी राजवंश पढ़ लिया। अब हम आ चुके हैं दक्षिण भारत में। कहाँ आ चुके हैं? दक्षिण भारत में हम आ चुके हैं भी। भारत भूमि के दक्षिणी भारत में दूसरी या तीसरी शताब्दी सामान्य समझ को लेकर तीसरी शताब्दी तक का कालखंड 3 महान शक्तिशाली राजवंश के बारे में आपको पढ़ना। किसके बारे में? 3 महान शक्तिशाली राजवंश के बारे में पढ़ना दक्षिण भारत में। ये 3 महान कौन कौन से थे सर? ये तो हमें बता दीजिए। तो ये है आपके दक्षिण भारत के चेर चोल पांडे। चेल चोर पांडे ये वंश आपस में लड़ाई तो लड़ते थे, पड़ोसी होंगे वो लड़ाई लड़ेंगे पक्के भी, आपके घर में भी आपके पड़ोसियों के साथ आपकी कभी भी लड़ाई हो जाती थी। साथ साथ ये क्या है कि व्यापार एवं संस्कृति की उन्नति में विशेष योगदान देते रहेंगे भी। ठीक है। तो उसमें क्या था कि सम्राट अशोक का साम्राज्य में पता था कि दक्षिण तक वो नहीं पहुंच सका, उन्हें उत्तर भारत को और मध्य भारत को लगभग अपने अधीन कर लिया था, लेकिन दक्षिण में वो नहीं पहुंचा पाया भी। ठीक है। कब से थे? दूसरी या तीसरी शताब्दी सामान्य संवत से लेके भी, और जिसका उल्लेख उन्होंने अपने शिलालेखों में भी किया है भी। इससे यह स्पष्ट होता है कि मौर्य साम्राज्य का चरमोत्कर्ष भी, मतलब जब मौर्य साम्राज्य पूरी तरह महान महान राजा, उसमें चंद्रगुप्त आपका बिंदुसार था और आपका अशोक था, तब भी दक्षिण को प्रभावित नहीं कर पाए, दक्षिण को नहीं जीत पाए भी। आगे आपका राज्य आएगा उत्तर भारत का हर्षवर्धन, वो भी आपका दक्षिण को नहीं जीत पाएगा भी। इसे ऐसे राज्य में साम्राज्य के भी था। ठीक है। यद्यपि खारवेल ने यह दावा किया है भी, जो आपका कलिंग वाला राजा था ना खारवेल भी, खारवेल ने यह कहा है कि उन्होंने दक्षिण भारतीय राजाओं के एक महासंघ को पराजित किया था जो उनकी सीमाओं के लिए संकट थे भी। तो अब देखिए मैं आपको एक बार राज्य बताता हूँ कि कौन सा कहाँ है भी। तो आप कहेंगे सर एक बार हम बता दीजिए कि यहाँ पे तो आपका क्या था, शुंग था, यहाँ पे आपका कलिंग वाला खारवेल था, यहाँ पे सातवाहन थे, यहाँ पे आपके चेर थे, यहाँ पे आपके चोल थे, और यहाँ पर आपके पांडे थे। समझ में आ गए? तो ये खारवेल कहता है ये तो, और यहाँ पे अगर मैं मौर्य की बात करूं, ये तो मौर्य के वंश के हैं आपके राज्य, लेकिन मौर्य राजवंश की बात करूं तो मौर्य वाला तो ये सारा था भी। ये क्या था आपका? सारा था। जब मौर्य राजवंश था तब भी वो इनको हरा नहीं पाया था भी। ठीक है। लेकिन ये राजा जो खारवेल है ना, ये कहता है कि मैंने इनके महासंघ को एक करा था। वो महान संघ किन राजाओं का था उसके बारे में हमें कोई जानकारी, लेकिन इसने लेख में बताया, शायद आथी गुफा अभिलेख में इसने बताया कि मैंने इनको तीनों को हराया था। अभी तीनों का नाम नहीं दिया, महासंघ नाम दिया। महासंघ में 2 थे, 1 थे, 4 थे, 5 थे, वो कोई जानकारी नहीं है। और यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस उन्होंने दक्षिण क्षेत्र पर आक्रमण किया था, परंतु इस युद्ध का स्थान पता नहीं कहाँ ये युद्ध हुआ था। और यह भी स्पष्ट नहीं कि खारवेल ने क्या किया था, दक्षिण में अपना साम्राज्य की बढ़ोतरी की थी। चीजें क्लियर? हाँ सर यहाँ तक क्लियर। ये इसके पड़ोसी हो गए ना, तो ये पड़ोसी इसके लिए संकट तो बन सकती है। कहता है कि अपने दक्षिण के पड़ोसियों पर के एक महासंघ को इसने हराया था भी। अब उस युद्ध का पता नहीं कब हुआ था, क्या हुआ था, कोई हमारे पास अभी तक कोई साक्ष्य नहीं। हो सकता है कि भविष्य में कोई साक्ष्य में मिल जाए। मजा आ रहा है? सारी चीजें अब तो समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं हो रहा आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं भी। इस काल में अनेक कवियों का प्रादुर्भाव हुआ जिनकी रचनाएं संगम साहित्य में संग्रहित है भी। तो अब आपके सामने एक आया है संगम साहित्य भी। क्या हुआ? संगम साहित्य। इस काल में भी, ये काल है कौन सा? ये काल है आपका मौर्य वंश और आपका जो गुप्त काल आएगा उसके बीच का काल भी। ठीक है। तो देखिए मैं आपको अभी समझा देता हूं कि ये और आपका ये 3 मैप देखिए। ये काल है आपका मौर्य वंश का भी। कौन सा है? मौर्य वंश का, कि इस समय मौर्यों ने शासन किया था लगभग उत्तर भारत पे भी। चीजें क्लियर? ये आपका बीच का काल आ गया जिसमें आपका क्या आ गया,
ये आपका चेदी आ गया, ये आपका शुंग आ गया, ये सातवंश आ गया, ये आपका चेर आ गया, ये आपका चोल आ गया, ये आपका पांडे आ गया, और यहाँ पर और भी आएंगे भी, इंडो किशियन है, कुषाण है, वो भी आएंगे भी। और ये आपका फिर उसके बाद में जब इन सबको सिमेट के एक नया आया गुप्त वंश, और ये फिर से गुप्त वंश का आ जाएगा भी। तो ये जो बीच का समय है ना, तो इसको इस काल कहा गया। ये काल है कौन सा समय, और देख लेते हैं। आपको पता है कि 185 ईसा पूर्व, मतलब लगभग लगभग 200-250 साल इससे ईसा पूर्व की बात हो रही, और इसके 200 ईसा की बात हो रही है, 300 मान लीजिए, तो मतलब 300 साल ईसा पूर्व और 300 साल ईसा के जन्म के बाद भी 600 साल का लगभग लगभग आपका क्या समय काल है भी। तो इसने कहा महान कवियों जिनकी रचनाएं संगम साहित्य में है भी, इसी कारण उस संपूर्ण युग को संगम युग कहा जाता है भी। ठीक है, तो इस समय जो संगम साहित्य क्या है भी, संगम साहित्य तमिल साहित्य का प्राचीनतम क्या साहित्य है भी। ठीक है, जो तमिल साहित्य ना, उन सभी को हमने इकट्ठा कर दिया, जितने भी ग्रंथ थे उसको नाम दे दिया संगम साहित्य। और इस साहित्य में अनेक महान कवियों का प्रादुर्भाव हुआ जिनकी रचनाएं संगम साहित्य में संग्रहित है। इस कारण उस संपूर्ण युग को संगम युग कहा जाता है। जो बहुत महानतम रचनाएं हुई वो इस युग के दौरान हुई, इसी कारण इसको संगम युग कहा जाता है। संगम साहित्य की जो महान महान रचनाएं है ना, तो वो इसी में हुई थी, इस काल के दौरान हुई थी, इसके कारण इसको नाम दिया गया, संगम युग कहा गया अभी। ठीक है, आप कहेंगे संगम युग क्यों कहा, क्योंकि संगम साहित्य की जो महान रचनाएं है ना, महान कवि है, वो इस काल के दौरान हुए हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, संगम युग नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, आपका ध्यान रखना भी। अब आ जाइए दक्षिण भारत पे सर। ऊपर वाला तो पढ़ चुके हैं, चोल पढ़ लिया आपने, पांडे और आपका वंजी भी, चेर, क्या आपका चेर, और यहाँ पे आपका वंजी और है भी, क्या आपका वंजी करूर, आपको ये ध्यान में रखना। चेर वाला ये पीले वाला है ना, तो ये आपका चेर है भी, क्या है चेर, चेर की राजधानी वंजी। आपको यहाँ पे तीन तीन बातें आपको ध्यान में रखनी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, बार बार रिपीट नहीं होगी। जो एक तो चेर है आपका यहाँ पे, चोल, और ये आपका पांडे। तो पांडे की राजधानी मदुरई, क्या है आपकी मदुरई, और पांडे का जो राज चिन्ह है वो क्या था आपका मछली। तीनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चोल, चोल का ये आपका बाघ है, चित्ता है, ठीक है, उसकी राजधानी उरियूर है। वो जो आपका चेर है, चेर का जो राज चिन्ह है वो क्या आपका धनुष बाण है, उसकी राजधानी क्या वंजी। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है तीनों के बारे में भी। पांडे का क्या है आपका, पांडव से याद आ जाएगा, अर्जुन ने मछली का निशाना लगाया था, मछली राज चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, मदुरई क्या है उनकी राजधानी है। चोल, चोल से आपको चित्ता याद आ जाएगा, चित्ते जैसा ऐसे प्रकार से भी, ठीक है। और उरियूर इनकी क्या है आपकी राजधानी है। वंजी, फिर आपको पता है कि चोल और चेर का आपने याद, चोल और पांडे का याद कर लिया, आपको पता है कि एक का धनुष बाण था, बचा कौन, बचा तो आपका चेर ही पड़ा, चेर का क्या था आपका धनुष बाण था भी, ये आपका वंजी। चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं सर। इनका राज्य भी देख लीजिए, आपके दक्षिण भारत में थे। अगर ऊपर की बात करूं, ऊपर के यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सर वो था चेदी राजवंश, राजा खारवेल जो कहता था कि मैंने महासंघ को हराया है भाई। मैप देख लिया, ये जो शब्द है संघ से उत्पन्न है जिसका अर्थ होता है समिति, एकत्रित होना। इस संदर्भ में यहाँ जो संगम का अर्थ है ना, तो वो संघ होता है, जो संस्कृत के शब्द से आया है संघ से भी, जिसका इकट्ठा होना भी। तो इसमें हमने क्या किया, प्राचीनतम ये ग्रंथ है, सभी कवियों की जो भी रचनाएं थी वो हमने इसमें शामिल कर दी है भी। इसमें सारे उनका आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, आपके दक्षिण वालों की सारी जानकारी हमें संगम साहित्य से मिल जाती है भी। उसके बाद हम पढ़ते चोल वंश भी। संगम साहित्य में चोल के 3 राजाओं का जिक्र है भी, 3 राजाओं का उल्लेख है। 3 राजाओं का नहीं, आपका हम करेंगे 3 वंशों का उल्लेख है भी। 3 राजाओं मतलब एक एक राजा होगा, लेकिन हमें 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है, 3 राजवंशों का उल्लेख मिलता है, चोल, चेर, पांडे। इनमें से चोल एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने 3री शताब्दी सामान्य शब्द से लेकर 13वीं शताब्दी तक भी सबसे ज्यादा राज्य किसने किया, चोल, चोल ने भी। किसने किया, चोल ने भी। अब देखिए कब किया, 3री शताब्दी से लेके भी, मतलब कि 300 ईसा पूर्व से लेके लगभग लगभग उसने 13वीं सामान्य संवत तक भी, 1300 तक भी। ठीक है, तो उनका जो मेन मेन शासक था वो आपको याद रखना क्रिकाल भी। कौन सा था, क्रिकाल भी। क्या है आपका क्रिकाल। चोल पढ़ रहे हैं, सबसे शक्तिशाली कौन है आपका, चोल है। और चोल का भी जो राजा सबसे शक्तिशाली वो आपका क्रिकाल। और क्रिकाल के बारे में ऐसा बताया जाता है कि सर इन्होंने क्या किया था, जो बाकी है ना आपके चेर और पांडे की संयुक्त सेना को अपनी सर्वोच्च स्थापित की थी। उन्होंने चेर और जो पांडे था उनकी संयुक्त सेना को उन्होंने हरा दिया था।
सर ये बात हमें पता लगी भी, ठीक है। आपको टाइम पीरियड याद नहीं रखा। ये एक आपको पायल की कथा दी गई, जब मैंने लाइन टू लाइन समझाया तो उसमें एक कहानी बताई थी। एक आपकी क्या होती है, एक नर्तकी होती है, उसका पति होता है, उसका किसी को प्यार हो जाता है उसको एक नर्तकी के साथ, ठीक है। वो जाती है भी, तो वो कहती है कि हम दूसरे स्टेट में चली जाती है। वो कहती है कि हम कैसे अपना गुजारा करेंगे। उसने कहा कि मेरी पायल बेचाओ और तुम इसको बेच के हम कुछ धन कमा लेंगे और थोड़ा सा क्या करेंगे, फिर हम अपना काम स्टार्ट कर लेंगे भी। तो किसी सैनिक ने उसको पकड़ लिया। उसने कहा ये तो चुरा के लाया तुम एक पायल भी। उसको फांसी दे देता। फिर उसकी पत्नी है वो जाती है राजा के पास कि तुमने ये क्या किया भी। तो उसने कहा कि ये तुम्हारी जो नगरी है ना जल के राख हो जाएगी, उसकी राजधानी जल के राख हो जाएगी। पूरी मैंने स्टोरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की, लाइन टू लाइन में आप जाके पढ़ सकते हैं अभी, ठीक है। आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा अभी। ये आपका राजा है अभी, क्रिकाल भी। क्या आपका क्रिकाल राजा कौन है? आपका क्रिकाल भी। तो यहाँ पे क्रिकाल ने क्या किया था अभी? राजा क्रिकाल ने जनहित के लिए अनेक परियोजनाएं थी। जो आपका मेन है भी, आपकी जो आपके पेपर में आ ही सकता है, वो आपके लिए याद रखना आपको कि कलनैया ग्रैंड एनिकट भी। क्या है ये आपकी? कलनैया ग्रैंड एनिकट। इसने एक योजना बनाई थी। इसने क्या किया था? कावेरी नदी के श्रीरंग द्वीप से नीचे की ओर भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर, ये कहाँ है? कावेरी नदी के श्रीरंगम द्वीप से भी, द्वीप से नीचे की ओर है भी, ठीक है। इससे क्या हुआ? इसके द्वारा कावेरी नदी के जल को केंद्रीय एवं दक्षिण कावेरी डेल्टा क्षेत्रों की ओर मोड़ा गया। इसमें क्या किया कि कुछ ऐसे भाग थे जहां पे क्या पानी नहीं जा रहा था, तो इसने क्या किया, एक बांध टाइप बना दिया और पानी को मोड़ दिया भी, ठीक है, ताकि जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा था वहां पर पहुंच जाए भी। उसका नाम क्या है? कौन सी योजना थी? कलनैया ग्रैंड एनिकट भी। जिससे अधिक भूमि कृषि योग्य बन सकी। इस कारण यह क्षेत्र दक्षिण का अन्न भंडार भी कहलाया भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किसने बनवाया था, किसके कारण, ये कहाँ पे बना था? कावेरी नदी के पास बना था, ठीक है। समय समय के साथ इसका जीर्णोद्धार, मतलब इसको दोबारा से ठीक होता रहा। यह प्रणाली तमिलनाडु में लाखों लोगों की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध है। कि ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। कौन सी नदी पे? आपकी कावेरी नदी पे। कावेरी नदी के जल को किसने बनाया? क्रिकाल ने बनाया। क्रिकाल कौन सा राजा था? चोल वंश का। चोल वंश का आपका बाघ था चिन्ह, आपको पता है? आप कहेंगे सर ये सारी चीजें हमें याद है। पॉइंट आपको बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या। ये इसका देख लीजिए डायग्राम भाई। ये आपका जल को इस प्रकार से इसको दूसरी तरफ इसको मोड़ दिया गया है भी। क्या नाम था? कलनैया ग्रैंड एनिकट भी। तो आपको चोल के बारे में इतना याद रखना है। सर हमने चोल पढ़ लिया, एक बार रिवाइज करवा दूं आपका? सर रिवाइज करवा दीजिए, रिवाइज करवा देता हूं आपका। कि ये आपका सुंग वंश था, ये आपका कलिंग था। यहाँ पर क्या था आपका? यहाँ पे आपका सातवाहन था, यहाँ पे आपका चोल था भी। अब हमें पढ़ना है इसके बारे में, चेर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पांडे के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे विदेशी शक्तियों के बारे में। क्लियर बात? ठीक है सर। तो चलिए भी चेर के बारे में पढ़ते। चोल का करिकाल, और उसने एक महत्वपूर्ण योजना आपको याद रखी है। करिकाल ने कहा कि मैंने इन दोनों को हराया भी है। आपको किसको? चेर और पांडे को भी, ऐसा भी उसने पता था भी। चेरों को केरल पुत्र भी कहा जाता था भी। अब आप कहेंगे सर यहाँ से याद कैसे होगा, कंफ्यूज हो गए हम तो थोड़े से भी। तो आपको याद है ना, चेर केर। चेर केर क्या है? चेर केर, केरल पुत्र भी कहा जाता है। केरल वाले लाइन पे है ये भी, ठीक है। तो जैसे आपने मैप बना था ना 20 प्रकार से, तो ये देखिए आपका कि यहाँ पे आपके चेर है भी केरल वाले एरिया में, और यहाँ पे आपके चोल हैं, और यहाँ पर पांडे हैं यहाँ पर भी, ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी? राजधानी मैंने आपको पहले ही बता दी, इनकी राजधानी वज्जी थी, जो वर्तमान तमिलनाडु का करूर नगर है भी। आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में अब करूर नगर है, वो पहले क्या कहलाता था? वो आपका वज्जी था। क्या था आपका? वज्जी था भी। तो इन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट की तमिल साहित्य को इन्होंने प्रोत्साहन किया। ये तो आपको बता दिया कि इन्होंने साहित्य तो सभी राजाओं ने किया था भी, ठीक है। संगम साहित्य में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया भी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, चेर शासक रोमन साम्राज्य और पश्चिम एशिया के साथ अपने विस्तृत व्यापारिक संबंधों के लिए प्रसिद्ध थे भी। वे मसाले, लकड़ी, हाथीदांत और मोती जैसी वस्तुओं को निर्यात करते थे, जिससे यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार का केंद्र बन गया। क्योंकि आपको यही पता भी, जो विदेशी व्यापार स्टार्टिंग में करते थे ना, तो वो आपके इस तट से करते थे, पश्चिमी तट पर, और यहीं पे क्या थे? आपके चेर थे। आप इस प्रकार से भी याद इसको रख सकते। इस साइड से बहुत कम व्यापार होता था विदेशों के साथ भी।
ये चेर राजाओं ने क्या किए थे, अपने सिक्के दिए थे। चेर राजाओं के बारे में आपके बहुत कुछ नहीं दे रखा भी। आपको राजधानी याद करनी, इनका राजकीय चिन्ह चेर का क्या बताया था आपको, धनुष बाण बताया था अभी। क्या बताया था, धनुष बाण, राजधानी वज्जी। और आपको ये बात याद रखनी, पश्चिमी तट पे इनको केरल पुत्र कहा जाता था। ये 2-4 बातें आपको इनकी याद रखनी हो जाएंगी सर, कोई दिक्कत बात नहीं। अनेक सिक्के भी निर्गत किए और यहाँ ये इनके ये सिक्के दिए गए हैं चेर राजाओं के, आप देख सकते हैं इस प्रकार के सिक्के इन्होंने किए थे। अब उसके बाद है आपका पांडे राजवंश भी। तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों पर पांडे नरेशों का शासन कई शताब्दियों सामान्य समझ से चला आ रहा था। इनकी राजधानी मदुरई थी भी। क्या थी आपकी, मदुरई थी। राजधानी क्या थी इनकी, मदुरई थी। विभिन्न पांडे नरेशों ने राज्य का विस्तार किया भी। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि राजधानी वगैरह होगी। पांडे का राजकीय चिन्ह क्या था, मछली था भी। 2 मछलियां थी, आपको दिख रहा था। तो इसका जिक्र था जो आपका ग्रीक लेखक मैग्नेट ने अपनी रचना इंडिका में इस राज्य का एक समृद्ध और सुशासित राज्य के रूप में किया है भी, जो आंतरिक व्यापार के साथ साथ ग्रीस और रोम जैसी दूरस्थ शक्तियों के साथ व्यापार में संलग्न था। कि ये देखिए आपका ग्रीस और रोम से व्यापार कौन करते थे, आपके ये पांडे करते थे भी। क्या करते थे, पांडे करते थे भी। खारवेल ने उल्लेख किया कि उन्होंने पांडे राज्य से सैकड़ों मोती प्राप्त हुए भी। अब देखिए जो पांडे राजा था भी आपका, जो खारवेल राजा था, खारवेल कहाँ का था सर, चेदी राजवंश का था। यहाँ से थोड़ा सा प्रमाण उसने कहा था ना, मैंने महासन को रहा था। अब यहाँ से वो मोती प्राप्त करा, इसका मतलब यहाँ पे उसने आक्रमण किया होगा, इसके साथ व्यापार किया होगा भी। अगर उसने कहा कि पहले वो बता रहा कि मैंने आक्रमण किया, हो सकता है कि आक्रमण करके यहाँ से उसने मोती प्राप्त किए भी। पांडे वंश भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण नौसैनिक शक्ति भी थी। उत्तरवर्ती पांडे नरेशों ने, उत्तरवर्ती मतलब जब वो उनका शासन समाप्त हो रहा था, वास्तुकला समग्र क्षेत्र की विशेष योगदान दिया भी। अभी तक कोई राजा का जिक्र नहीं है। राजा आपका खारवेल आया है, एक चोल राजा करिकाल का जिक्र है। ये बात रखना, करिकाल का वो जो योजना थी कावेरी नदी पर एडिकेट और वो वाली, ठीक है, वो उसको आप ध्यान विशेष रूप से रखे भी, कावेरी नदी पे भी। पांडे नरेशों ने अनेक अभिलेखों में यह उल्लेख किया कि वे प्रजा के कल्याण के अधिक सजग थे। उन्होंने समस्त दर्शन परंपरा वास्ताओं के संरक्षण, तो सबके लाइन में भी उन्होंने समस्त मतलब सारी दर्शन परंपराएं थी, सबका उन्होंने उल्लेख किया है भी। अब यहाँ पे हमारे जो भारतीय राजवंश थे वो आपके समाप्त होते हैं भी, ठीक है। उसके बाद आए विदेशी, आपके कौन आए, विदेशी आ गए भी। यहाँ पे आपको चीजें क्लियर, एक बार मैं आपको तुरंत रिवाइज करा दूं, थोड़ा थोड़ा जो जो चीजें आपने पढ़ी 5 मिनट के अंदर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सर ये सुंग वंश था, सुंग वंश का राजा पुष्यमित्र सुंग था। 100 शताब्दियों तक इन्होंने, 100 सालों तक इन्होंने लगभग शासन किया। राज्य को बढ़ाना चाहा, आपका असौम्य यज्ञ किया था। जो आपकी वैदिक परंपरा थी दोबारा से इसमें प्रचार प्रसार हुआ। कलिंग, कलिंग का राजा आपका कौन था, चेदी राजवंश का खारवेल था भी, ठीक है। खारवेल का टाइम तीनों को रहा था। सातवान माताओं के नाम पे गौतमी पुत्र सातकर्णी था, ठीक है। एक आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा, वशिष्ठी पुत्र पुलमामी भी क्या था, एक पुलमावी राजा था जो आपका क्या था, जिसकी माता का नाम वशिष्ठी था। 2 शिलालेख हमने पढ़े। उसके बाद हमने चोल, चोल में कौन सा राजा था आपका, करिकाल था। ये आपका चेर था और ये आपका पांडे था। राजधानी और आपको याद करनी है सातवाहन की भी, ठीक है। तो इतनी चीजें हम पढ़ चुके भी, 1 2 3 4 5 6 के बारे में पढ़ चुके। अब हम विदेशियों के बारे में आ चुके, किसके बारे में, विदेशियों के बारे में भी। दक्षिण भारत हमने पढ़ लिया, ये वाला हिस्सा हमने कवर कर लिया। अब आप कहेंगे सर ये वाला हिस्सा आपने कवर कर लिया, तो अब हमें कोई हिस्सा कौन सा बच गया। सर ये हिस्सा बच गया, ये हिस्सा उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि मौर्य वंश के बाद यहाँ पे विदेशी आक्रमण होंगे भी, यहाँ पे विदेशी आक्रमण होंगे, तो वहीं पे हम अब चलते हैं अभी। मजा आ रहा पाठ को पढ़ते समय, सारा अध्याय समझ में आ रहा, कोई डाउट तो नहीं है। दक्षिण भारत की अपनी संक्षिप्त यात्रा के उपरांत अब समय है उत्तर भारत की ओर लौटने का, जहां इस काल में विभिन्न प्रकार की घटना घटित होने जा रही थी भी। तो अब हम पढ़ेंगे उत्तर भारत को भी। तो सबसे पहले जो अलेक्जेंडर के सिंधु मैदानों पर संस्कृत अभियान की स्मृति स्वरूप आपको याद है कि अलेक्जेंडर आया था आपका कौटिल्य, जो आपका आइडेस्पीज का युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे पोरस के साथ। तो उस समय उसने पोरस को हरा दिया था और पोरस को वहां का क्षत्रप नियुक्त कर दिया। क्षत्रप मतलब कि भारत वाले राजा तो किसी राज्य को जीत लेते थे ना, तो वहां पे सामंत लगा, सामंत। और जो आपके ये इंडो ग्रीक वाले थे अलेक्जेंडर जैसे राजा, क्षेत्र को जीत के वहां क्षत्रप नियुक्त कर देते थे कि तू यहाँ का क्षत्रप है, ये राज्य तुम्हें संभालना है। आपको आ रही बात समझ में, हाँ सर यहाँ हमें समझ में आ गई भी। अलेक्जेंडर द्वारा जीते गए क्षेत्रों से पीछे हटने के बाद इन क्षेत्रों को क्षेत्र का शासन हुआ। समय के साथ क्षत्रपों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। इन्होंने इंडो ग्रीक के रूप में जाना जाता है अभी। तो वहां पे क्या किया, जब वो जीतता हुआ आया पश्चिम भारत पे, मान लेते कि वहां पे ये शासन हो गया अभी,
यहाँ आपका पश्चिमी भारत, यहाँ पे ये एरिया किसने जीत लिया? अलेक्जेंडर ने जीत लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने क्षत्रप नियुक्त कर दिए भी, ये एक क्षत्रप हो गया, ये एक हो गया, तो इनका शासन तुम्हें संभालना है भी। और जब अलेक्जेंडर वापस लौट गया था, आपको पता है अलेक्जेंडर वापस लौट गया था झेलम नदी के किनारे से, तो ये जो क्षत्रप थे ना, ये कहे थे अलेक्जेंडर गया, अब हम यहाँ के राजा, स्वतंत्र राजा वो हो गए भी। और उन्हीं क्षत्रपों को क्या है, इंडो ग्रीक के नाम से जाना गया भी। चीजें क्लियर? हाँ सर, चीजें क्लियर समझ में आ रही हैं चीजें में। मौर्य वंश के बाद उत्तर पश्चिमी पे जो आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, इंडो ग्रीक आक्रमण हेतु आसान बन गया, क्योंकि इतना शक्तिशाली कोई राजा रहा नहीं। जब वे विजेता के रूप में आए तो समृद्ध भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित हुए। इस सांस्कृतिक संपर्क ने शासन, कला, भाषण, दैनिक जीवन में ग्रीक और भारतीय तत्वों के मिश्रण से संस्कृति के परिदृश्य को आकर दिया भी। तो वो भारतीय संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए जो आपके इंडो ग्रीक आए भी, और उन्होंने कुछ संस्कृति रीति रिवाज अपने अपनाए और कुछ चीजें भारतीय अपनाई, और उन्होंने एक संस्कृति में एक नई संस्कृति को जन्म दिया। नाम उस संस्कृति का नहीं दिया गया, लेकिन भारतीय संस्कृति के परिदृश्य को नया आकार दिया भी। ठीक है, उस क्षेत्र में एक नई संस्कृति पैदा हुई। विदिशा के पास हेलियोडोरस स्तंभ, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट आया है कि जो आपका विदिशा है ना, मध्य प्रदेश के पास स्थित हेलियोडोरस स्तंभ है भी। ये संबंधों का एक उल्लेखनीय उदाहरण, इन संबंधों का किसका? भारतीय परंपरा और इंडो ग्रीक के संबंधों का एक उदाहरण कौन सा? हेलियोडोरस स्तंभ भी। इसका नाम एक इंडो ग्रीक राजदूत पर पड़ा भी। ये जो आपका हेलियोडोरस है ना, तो इसको क्या किसने बनाया था? एक इंडो ग्रीक राजदूत ने इसे बनाया था भी। पहले वाले लेसन में हम इसको पढ़ चुके हेलियोडोरस के बारे में भी, ठीक है, जिसने अपने अभिलेखों में वासुदेव की स्तुति देवताओं के रूप में की। इस अभिलेख में यह अंकित है 3 अमर उपदेश, आत्म, संयम, ध्यान, चेतना। यूपीएससी जैसी सिविल परीक्षा में पूछ सकता है कि जो आपका हेलियोडोरस का स्तंभ है उस पे कौन से आपके 3 अमर उपदेश हैं, तो वो है आपका आत्म संयम, आत्म पे संयम करना मतलब कंट्रोल करना, दान देना, और चेतना मतलब ज्ञान से होता है आपका आत्म ज्ञान से भी, जिसका आचरण स्वर्ग की प्राप्ति कराता है भी। कहता है कि अगर 3 चीज होंगी ना तो आदमी को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। और उसने वासुदेव की स्तुति में देवताओं के रूप में की। वासुदेव क्या बता, देवताओं को देवता था कहाँ का? वो इंडो ग्रीक का। और प्रशंसा करा वो भारतीय देवताओं की, इसका मतलब उसके अंदर भारतीय संस्कृति निहित थी, मतलब उसने भारतीय संस्कृति को ग्रहण किया था, भारतीय जो धर्म चीजें थी उसको ग्रहण किया था। ये हमें एक उदाहरण मिलता है अभी। कहाँ था ये? मध्य प्रदेश के विदिशा में भी। उत्तर भारत में खनन के उत्खनन पुरातत्वों को अनेक इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए। इंडो ग्रीक, ठीक है, जिसमें इन्हें शासकों के बारे में अधिकांश जानकारी मिलती है। सोने, चांदी और गिलिट से बने सिक्के हैं, जिन पर प्राय एक तो राजा और दूसरे ग्रीक देवता के अंकित होते थे भी। ये आपको पता, वासुदेव, कृष्ण और लक्ष्मी जैसे भारतीय देवी देवता अंकित थे। इनके सिक्कों पर इंडो ग्रीक शासन इंडो सीथियन या शकों के आक्रमणों के साथ समाप्त हो गए। बस ये बात आपको याद रखनी, इंपोर्टेंट है यहाँ से, कि इनका जो शासन कैसे समाप्त हुआ, कि शक आ गए, जिनको इंडो सीथियन भी कहा जाता, उन्होंने इनका शासन क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक कौन थे सर? वो लोग थे जिन्होंने अलेक्जेंडर क्या बना के कहा था? क्षत्रप बना के कहा था। उत्तर पश्चिम भारत में इनका शासन था, ठीक है। इन्होंने भारतीय संस्कृति और जो इंडो ग्रीक की जो संस्कृति, इसका एक मिला जुला उदाहरण पेश किया। और एक हमने हेलियोडोरस का क्या पढ़ा? स्तंभ पढ़ा, जिसपे क्या है, विष्णु को देवताओं का देवता बताया गया, और को 3 आत्म संयम, दान और चेतना, उस पे 3 उपदेश बताए गए, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है भी। और ये किसके आक्रमण से? इंडो सीथिनिया शकों ने इन पर आक्रमण कर दिया और इनको यहाँ से भगा दिया, तुम जाओ भी, ठीक है भी। अब शको और इंडो सीथियन के बारे में यहाँ पे हम बताते हैं कि इन्होंने आपका दूसरी शताब्दी में, मतलब जो आपके इंडो ग्रीक थे उन्होंने दूसरी शताब्दी तक शासन किया। उनकी जगह कौन आ गए? सर शक आ गए, इंडो सीथियन जिनको बोलते हैं, तो उन्होंने आक्रमण किया भी। इंडो ग्रीक के पतन के पश्चात उन्होंने कुषाणों के आगमन तक सत्ता में रहे भी। तो अब देखिए ध्यान से भी, आप कहेंगे सर उत्तर पश्चिम की बात हो रही ना, यहाँ पे भी सबसे पहले कौन आए सर? इंडो ग्रीक आए भी। इंडो ग्रीक को हटा के कौन आए सर? शक आ गए भी। सबको हटा के कौन आएंगे सर? कुषाण आ जाएंगे आपके यहीं पे भी। ये आपको पढ़ना है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखने की, जो आपके शक थे उन्होंने एक कैलेंडर जारी किया था, जिसको बोला गया था शक संवत भी। क्या बोला गया था? शक संवत। ये आपके जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, इससे 78 साल पीछे है भी। यदि आपको पूछा कौन सा साल चल रहा है, यदि आप वैसे बताते 2027 है भी, लेकिन आपसे पूछे शक संवत के अनुसार कौन सा चल रहा है, आप उसमें से माइनस क्या कर देंगे? 78 भी, ठीक है। जनवरी से मार्च को छोड़कर यह 79 साल पीछे होता है। यदि आपको
इस चीज को पढ़ना भी। यहाँ से आपका जनवरी से मार्च को छोड़कर भी, यदि आप जनवरी से में पूछे, आपसे मार्च में पूछे, तो आप कितने साल घटाएंगे? 78 भी। ठीक है। आज मान लो 2027 भी, अगर आपसे पूछा है 2027 में, अगर प्रॉपर देता तो आपको 78 साल घटाने हैं। लेकिन 2027 के जनवरी फरवरी मार्च में आपसे पूछ ले कि कौन सा शक संवत है, तो आप क्या करेंगे? उसमें -79 करेंगे भी। इसे 1957 में भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया जाता था। फैक्ट बनता है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में किस कैलेंडर को शामिल किया गया? शक संवत पे, जो आपका कितने साल पीछे? आपका 78 साल ग्रेगोरियन, जो आपका कैलेंडर आप अंग्रेजों वाला पढ़ रहे हैं ना, ये कैलेंडर भी। यदि आपको जनवरी फरवरी मार्च में पूछे तो कितने घटाएंगे सर? 79 घटाएंगे भी, क्योंकि इनका साल किससे स्टार्ट होता था? मार्च अप्रैल से स्टार्ट होता था। यदि वाकई पूछे तो 78 घटाएंगे। आप क्लियर? आप मुझे बता दीजिए कि अगर आज जून है आपका, जून में कितने साल घटाएंगे? 78। ठीक है। पता करने के लिए कौन सी शक संवत, मतलब कौन सी शक संवत के अनुसार कौन सी साल चल रही है अभी। आपके जो वृद्ध है ना, आपके दादा दादी होंगे, या फिर वो बोलते मेरा जन्म है 74 की साल का, 4 की साल का, 5 की साल का था, वो शक संवत के अनुसार आपको बताते थे भी। अब हम पढ़ते कुषाणों का उदय। अब आपको ये तो पता होगा कि कुषाण है वो किसके बाद आए थे सर? इंडो ग्रीक के बाद आए थे। हमें पूरी स्टोरी अब हमारे दिमाग में बस चुकी है अभी। कुषाण मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। दूसरी शताब्दी सामान्य संवत में भारत में प्रवेश किया। अभी कहाँ के निवासी थे ये? मध्य एशिया के थे भी। कुषाण कहाँ के थे? मध्य एशिया के। याद कर लोगे? हाँ सर, ये कुषाण थे आपके मध्य एशिया के निवासी थे। दूसरी शताब्दी सामान्य संवत में भारत में प्रवेश किया था। और जो इनका जो अपने चरमोत्कर्ष, मतलब जब ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, इनका विकास का सुनहरे दौर के दौरान क्या था? साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत के विशाल भूभाग तक विस्तृत था भी। तो इन्होंने जो साम्राज्य था उसका बहुत बड़ा था भी। उनके सांस्कृतिक मेल जोल देखने को मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप के गहरा प्रभाव इन्होंने छोड़ा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपना साम्राज्य बहुत विशाल कर लिया था अभी। और यहाँ का एक राजा दिया रहा। अब देखिए कितने टाइम के बाद, खारवेल के बाद आपका करिकाल के बाद एक राजा का और जिक्र, जिसका नाम कनिष्क भी। अपने सैन्य व्यवस्थ नहीं रहते तब वे कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करते, जैसे नवीन कला शैलियों का विकास हुआ भी जब ये आया आपके कुषाण भी। कुषाण का जो राजा था एक कनिष्क भी। ये कहता है युद्ध लड़ता था तो युद्ध लड़ता, लेकिन जब वो युद्ध नहीं लड़ता था ना, तो कला के क्षेत्र में बड़ा उसका इंटरेस्ट था, उसकी ओर ध्यान देता, और एक नई कला का जन्म हुआ भी। ठीक, किसके काल में? कुषाणों के काल में भी। ये आपकी एक सिर कटी मूर्ति है। यह सिर विन मूर्ति कनिष्क की है। कौन सी है? कनिष्क की। शायद अफसोस होता है इतिहास पे कि ये सिर क्यों तोड़ दिया गया अभी। कम से कम उस राजा का मुख तो देख लेते हो किस प्रकार था का था भी। कनिष्क की जो संभवतः कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इस मूर्ति पर ब्राह्मी लिपि, अभी तक जो भी चीजें आपने पढ़ी सारी ब्राह्मी लिपि में आ रही हैं भी। ये बात भी आप ध्यान में रखना। महाराजा धीराज देवपुत्र कनिष्क भी आपसे पूछा जाएगा। देवपुत्र की जो उपाधि थी वो कौन से राजा यूज करते थे? वो करते थे आपके कुषाण वंश के राजा। जैसा कि आपका लिखा हुआ इस मूर्ति के ऊपर, राजा धीराज देवपुत्र कनिष्क का अर्थ है राजाओं के राजा महाराजा देवपुत्र कनिष्क भी। ठीक है, ये चीज पे लिखी हुई थी भी। ये कनिष्क के आपके सिक्के हैं भी। प्रदर्शित प्रथम सिक्के में कनिष्क को बाले के साथ राजाधिराज की उपाधि दिखाया गया। ये आपके सिक्के ना, इसमें भी महाराजाधिराज आपको इस प्रकार से लिखा हुआ इस पे मिला ब्राह्मी लिपि में भी। महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी अंकित, जिस पर ग्रीक लिपि में BO इस प्रकार से लिखा। द्वितीय सिक्के में एक सम्राट का चित्र है और दूसरी ओर शिवजी और नंदी के साथ दर्शाया गया। आइए निम्नलिखित बिंदु पर विचार करें भी। तो एक सिक्के में तो आपका बौद्ध धर्म का है, एक सिक्के में शिव जी जो भारत का वैदिक जो मत था उसके आधार पे, मतलब इन्होंने दोनों धर्मों का क्या किया है? सम्मान किया, सेम संरक्षण इनको दिया। हो सकता है कि कोई इसका कि शुरुआत में ये बौद्ध धर्म का रहा हो या फिर वैदिक धर्म का बाद में इसने चेंज हुआ हो, लेकिन यहाँ से ये बात स्पष्ट होती है कि इन्होंने भी क्या किया? सभी धर्मों का सम्मान किया था। सिक्कों से हमें ये जानकारी मिलती है भी। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण है कि एक सिल्क मार्ग था भी। क्या था आपका? सिल्क मार्ग था। उस मार्ग पर नियंत्रण सबसे पहले आपका कनिष्क ने किया, कुषाणों ने किया। यहाँ से सीधा आपसे क्वेश्चन बनता है भी, भारतीय इतिहास में सबसे पहले जो रेशम सिल्क मार्ग था उस पर नियंत्रण किसने किया? कुषाणों ने किया भी। भारत को अन्य एशिया और सिल्क मार्ग के नियंत्रण स्थापित कर लिया ना, तो भारत को एशिया और अन्य पश्चिमी देशों से भी उन्होंने जोड़ दिया भी। इंडो ग्रीक शासकों द्वारा स्थापित परंपरा को जारी रखते हुए भी गांधार और मथुरा कला शैली द्वारा दर्शाई गई कुषाण कला और वास्तुकला भारतीय और ग्रीक शैलियों के सम्मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो फिर क्या हुआ? एक गांधार कला भी। एक है आपकी गांधार कला। गांधार कला है आपकी जो आपकी
इंडो ग्रीक वाले आए थे ना, उनके और जो भारतीय कला का मिश्रण क्या कहलाती है आपकी, गांधार कला कहलाती है। और मथुरा आपकी भारतीय कला, मूर्ति बनाने की जो भारतीय देसी कला है उसको मथुरा कला हम बोलते हैं भी। तो इन्होंने उसी चीज को जारी रखा, मिश्रित किया, अपनी जो कलाएं की जो पद्धतियां थी वो भारतीय पद्धतियों में शामिल की भी। अब ये गांधार कला मुख्यतः पंजाब के पश्चिमी भागों में हुई भी, कहाँ, पंजाब के पश्चिमी भागों में प्रसिद्ध हुई भी। इससे ग्रीक रोमन भारतीय तत्वों का समायोजन दिखाई देता है भी। इस कला में जो आपका गांधार कला है वो आपका किस किस में, ग्रीक है, आपका ग्रीक रोमन और भारतीय तत्वों का मिश्रण है। इन शिल्पों को प्राय स्लेटी काले सिल्ड पत्थर अत्यंत सूक्ष्म विवरणों के साथ तराशा गया है। जो इसमें ना बड़ी नक्काशी की गई है भी, छोटी छोटी बारीकियां भी। और किससे बनाया गया है ये आपको ध्यान रखना है कि ये बनाया गया आपको स्लेटी काले शिष्ट पत्थर पर अत्यंत सूक्ष्म विवरणों से भी। फिर उसमें शरीर और उड़ते हुए वस्त्र वास्तविक प्रतीत होते हैं। इसमें जो वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे हवा चल रही है, वस्त्र उड़ रहे हैं और शरीर बिल्कुल मतलब बहुत शानदार भी, जिसमें आपका मतलब सुंदर मूर्तियां बनाई जाती थी। और आपको ये याद रखना कि सिल्ट पत्थर का आपका इसमें उपयोग किया जाता है, शिष्ट पत्थर का, स्लेटी काले शिष्ट पत्थर का, ये बात आपको मेन याद करनी। और किसका मिश्रण है ये सर, ये सर ग्रीक और भारतीय तत्वों का मिश्रण है। ये चीज आपका गांधार कला के बारे में भी, ये मूर्ति देख लीजिए आप एक बार, ये आपकी गांधार कला में देखिए कितनी शानदार मूर्ति बनाई हुई है अभी। अब आ जाइए, आपको कुछ मैं चीजें दिखा देता हूँ भाई भारत के मानचित्र पर, ताकि आपको चीजें स्पष्ट हो जाए भी। इस मानचित्र में क्या दिया गया है, प्राचीन विश्वगुप्त हरे रंग से चित्रित रेशम मार्ग वो भी, जो चीन को भूमध्य सागर से जोड़ता है, मध्य एशिया और फारस से होकर गुजरता है भी। ये देखिए आपका, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये आपका क्या है, हरे कलर का। ये देखिए यहाँ से कैस्पियन सागर से होके इस प्रकार से जा रहा है, काला सागर आ गया, ये आपका अरब सागर, ये फारस की साइड से, इस प्रकार इस साइड से आता है, चीन की साइड से भी। समरकंद बलख आपका ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है ना आपका रेशम मार्क्स, आप कहेंगे सर भारत नजर नहीं आ रहा, क्योंकि भारत की पश्चिम क्षेत्र का है, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो भी। ये देखिए कहाँ से स्टार्ट हो, ये रहा आपका भी, ये यहाँ से स्टार्ट होके आपका, ये देखिए यहाँ आपकी तक्षशिला, ये इस प्रकार से होके जा रहा है। अब ये आगे का मानचित्र यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ था चीन के भी, यहाँ से होता है इस प्रकार से, ये भारत के ऊपर से भी, ये मथुरा होगी ना, तक्षशिला, यहाँ तक इन्होंने क्या कर लिया था, आगे सिल्क मार्ग पे क्या था, इन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया था, कुषाणों ने भी। सिल्क मार्ग आपको पता चल गया, चीन से होके आगे ऊपर आपका कहाँ तक जाता है, यहाँ तक देखिए भी। बलख है, समरकंद वाला, क्यों में सिरानी, कैस्पियन सागर वाला एरिया हो गया, यहाँ से इस प्रकार से आगे जोड़ता है, यहाँ आकर जो आपको अरब वाली कंट्री, ये सारी चीजों को ये जोड़ देता है अभी। ये भूमध्य सागर, यहाँ भूमध्य सागर को जोड़ता। आप कहेंगे सर ठीक है मैं समझ में आ गया, एक बार सिल्क मार्ग को यूट्यूब पे देख लेना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा स्पेशल। यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, सिल्क मार्ग पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं, फिर भी मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आए भी। अब मथुरा कला, कला भी यहाँ पे देखिए, ये मथुरा कला की मूर्ति है। आप कहेंगे सर ये कैसी कला है भाई, ये भारतीय की जो भारतीय कला थी वो थी भी। तो दोनों इंडो ग्रीक मिलके और भारतीय की जो मथुरा कला थी उसका थोड़ा सा मिश्रण होकर क्या बनी आपकी गांधार कला हुई। गांधार कला में मूर्तियां बड़े आपकी काले पत्थर से, शिष्ट पत्थर से बनाई जाती थी। लेकिन ये जो मूर्तियां हैं आपको बस इतना याद रखना, मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में विकसित हुई थी, इसलिए आपको क्या कहा गया, इसको मथुरा शैली कही गई है। आपकी गांधार शैली कहाँ विकसित हुई थी, पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में हुई थी। काले आपके काले रंग के शिष्ट पत्थर से क्या है वो आपकी बनाई जाती, सलेटी काले रंग के शिष्ट पत्थर से वो बनाई जाती थी। और ये किस पत्थर से बनाई जाती थी सर, ये हमारी बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था अभी। तो इसमें क्या आपका ग्रीको रोमन का प्रभाव बहुत कम दिखाई देता, आप देख सकते हैं अभी। इसमें इतनी भाव भंगियां, ये सिंपल मूर्तियां होती थी मथुरा कला वाली भी, ठीक है। तो इसमें आपके बलुआ पत्थर से इसको बनाया जाता था, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। और मथुरा उसमें गांधारवाड़ी में सर वो आपका काले स्लेटी शिष्ट पत्थर का प्रयोग हुआ था भी, ठीक है। तो भारतीय प्रतिमूर्तियों के लिए जानी जाती है, इसमें कुबेर है, लक्ष्मी, शिव, बुद्ध और यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां सम्मिलित हैं। इन मूर्तियों में शरीर की आकृतियां पूरे मृदुलाकार, गोल मटोल और चिकनी होती थी। इसमें जो आकृति होती थी ना, वो शरीर कैसे बनाया जाता था, गोल मटोल में पेट निकाल दिया, ठीक है, आपकी मोटी मोटी आपकी दिखा दी। लेकिन जो आपकी गांधार कला थी उसमें बॉडी बिल्डर टाइप होता है ना आपका, शानदार शरीर, आकर्षक शरीर, इस प्रकार का दिखाया गया था, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। आगे कोई मूर्ति आएगी तो भी हम दिखा देंगे भी। तो यहाँ पे देखिए इसमें मूछें भी दिखाई गई हैं अभी,
यहाँ क्या है, मूंछें भी दिखाई गई थी, मतलब मूंछें तब भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का सम्मान होती होंगी भी, ठीक है। और ये जो आपका काल था प्रतिस्पर्धा का काल था, आपको पता है कि लड़ाइयाँ तो लगातार होती रही, राजा एक दूसरे के साथ लड़ते रहे भी। धरोहर का था ये विशेष रूप से कला, वास्तुकला का दृष्टिगोचर या शैलियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया, परंतु उस विषय में भारतीय विशेषता हिंदू और बौद्ध परंपराएं प्रमुख बनी रही भी। तो लेकिन इस काल के दौरान भी जो आपकी बौद्ध परंपराएं, जो भारतीय हिंदू परंपराएं हैं, वो आपकी लगातार चलती रही भी। और इस समय संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष हुआ। अब तक आप पढ़ रहे थे ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, लेकिन यहाँ पे संस्कृत थोड़ी सी उजागर हुई है, थोड़ा सा उसका विकास हुआ है अभी। इसी समय संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष हुआ था। महाभारत एवं रामायण जैसे महाकाव्यों का संकलन हुआ। संकलन मतलब कि उनको एक साथ जोड़कर लिखा गया भी। लिखे हुए उनके बारे में प्रचलित बातें, पहले तो उनको लिखा गया आपका भी। रामायण और महाभारत का क्या हुआ, संकलन हुआ भी। या पाठ्य 6 में पढ़ चुके भी, मतलब कक्षा 6 में पढ़ चुके भी। ठीक है, तो इतिहास के चित्र पर ट्रेप्सी ऑफ द पास्ट में किसी एक राजा या राज्य की दृष्टि से देखने के स्थान पर हम किसी एक राज्य या किसी एक शासन को नहीं देख रहे, हम कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़ते आ रहे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी, जो हमने इसमें पढ़ा है भी, के द्वारा विकसित होती है भी। जो समय के साथ सांस्कृतिक आपादन और समावेशन मतलब एसिमिलेशन के द्वारा विकसित होती है। मतलब कि जो आपकी पूरी पृष्ठभूमि है ना इतिहास की, वो किसी एक राजा पर आधारित नहीं होती है, एक राजवंश पर आधारित, वो सभी का मिश्रण होता है। वो जो उसमें क्या करते हैं, एक दूसरे की संस्कृतियों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे आपने गांधार कला उसका उदाहरण देख लिया अभी। हम्म। ये आपको डायग्राम कुछ दिख रहे होंगे भी, ये चित्र देखिए, ये देखिए, आप ये देखिए, आप कहेंगे सर चित्र हम दिख रहे हैं। ठीक है, ये आपको चीजें डायग्राम दिखाए गए हैं और यहाँ पर ये अध्याय आपका कंप्लीट होता है अभी। अब आप बताइए मजा आया या नहीं आया। मजा आया तो वीडियो को शेयर कर देना अच्छे तरीके से, किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए भी। और हमने 1 घंटे तकरीबन लेक्चर लिया है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।